दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 4 सितंबर 1825 to 30 जून 1917 ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य एमपी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व के दिनों में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई, जहां के ये मेधावी छात्र थे। उसी संस्थान में अध्यापक के रूप में जीवन आरंभ कर आगे चलकर वहीं वे गणित के प्रोफेसर हुए, जो उन दिनों भारतीयों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में सर्वोच्च पद था। साथ में उन्होंने समाज सुधार कार्यों में अग्रगामी और कई धार्मिक तथा साहित्य संगठनों के, यथा स्टूडेंट्स लिटरेरी साइंटिफिक सोसाइटी के प्रतिष्ठाता के रूप में अपना विशेष स्थान बनाया। उसकी 2 शाखाएं थीं, एक मराठी ज्ञान प्रसारक मंडली और दूसरी गुजराती ज्ञान प्रसारक मंडली। रहनुमाई सभी की भी स्थापना इन्होंने की थी। राष्ट्रगुप्तार नामक अपने समय के समाज सुधारकों के प्रमुख पत्र का संपादन तथा संचालन भी इन्होंने किया। पारसियों के इतिहास में अपनी दानशीलता और प्रबुद्धता के लिए प्रसिद्ध कैमास बंधुओं ने दादा भाई को अपने व्यापार में भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तदनुसार दादा भाई लंदन और लिवरपूल में उनका कार्यालय स्थापित करने के लिए इंग्लैंड गए। विद्यालय के वातावरण को छोड़कर एकाएक व्यापारी धन जाना एक प्रकार की अवनति अपवतन समझा जा सकता है, परंतु दादा भाई ने इस अवसर को इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों की भलाई के लिए उपयुक्त समझा। इसके साथ ही साथ उनका दूसरा उद्देश्य सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीयकरण करने के लिए आंदोलन चलाने का भी था। जो विद्यार्थी उन दिनों उनके संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए, उनमें सुप्रसिद्ध फिरोज शाह मेहता, मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त दादा भाई का एक और उद्देश्य ब्रिटिश जनता को ब्रिटिश शासन से उत्पीड़ित भारतीयों के दुखों की जानकारी कराना और उन्हें दूर करने के उनके उत्तरदायित्व की ओर ध्यान आकर्षित कराना भी था। उन दिनों भारतीय सिविल सेवाओं में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सबसे कठिनाई की बात यह थी कि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में ब्रिटिश अभ्यर्थियों से स्पर्धा करनी पड़ती थी। इस असुविधा को दूर करने के लिए दादा भाई का सुझाव इंग्लैंड और भारत में एक साथ सिविल सर्विस परीक्षा करने का था। इसके लिए उन्होंने 1893 तक आंदोलन चलाया, जबकि उन्होंने वहां लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स में उस सदन के एक सदस्य की हैसियत से अधिक संघर्ष किया और सभा ने भारत तथा इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा चलाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन दिनों दूसरी उससे भी बड़ी परिवेदना भारतीयों की भयानक दरिद्रता थी। हालांकि दादा भाई ही पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इसके लिए दुख की अभिव्यक्ति की हो, किंतु वे पहले व्यक्ति अवश्य थे जिन्होंने उसके उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों से यह सिद्ध कर दिया कि जहां भारतीय दरिद्रता में आकंठ डूबे थे, वहीं भारत की प्रशासकीय सेवा दुनिया में सबसे महंगी थी। सरकारी आंकड़े उन दिनों नहीं के समान थे और जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई गैर सरकारी साधन भी नहीं था। भारतीयों की आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद यही निष्कर्ष निकला कि देश में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय कुल 20 रुपए थी। इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने उन्होंने वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक निबंध 27 जुलाई 1870 को पढ़ा। 19वीं शताब्दी के अंत तक दादा भाई ने अनेक समितियों और आयोगों के समक्ष ही नहीं वरन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी भारत के प्रति की गई बुराइयों को दूर करने के लिए वकालत की और उच्चाधिकारियों को बराबर चेतावनी देते रहे कि यदि इसी प्रकार भारत की नैतिक और भौतिक रूप से अवनति होती रही तो भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का ही नहीं वरन ब्रिटिश शासन का भी बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अंत में उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महान प्रयास करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम हुआ उनकी वृहदाकार पुस्तक पॉवर्टी अंडर अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें बहुत से लेख, भाषण, निबंध और उच्चाधिकारियों से पत्र व्यवहार तथा समितियों और आयोगों के समक्ष दी गई उनकी गवाहियां तथा कितने ही महत्वपूर्ण अधिनियमों और घोषणाओं के उद्धरण थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त करने में उनकी अद्भुत सफलता लक्ष्य पूर्ति के लिए एक साधन मात्र थी। उनका यह लक्ष्य या ध्येय था भारत का कल्याण और उन्नति, जो संसद की सदस्यता के लिए संघर्ष करते समय भी उनके मस्तिष्क पर छाया रहता था। वे बराबर नेशनल कांग्रेस के लिए प्रचार करते रहे और भारत में अपने मित्रों को लिखे विविध पत्रों में पारसियों की राष्ट्रीय संग्राम से दूर रहने की प्रवृत्ति की निंदा करते रहे। कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं बीतता था जिसमें उनके पास भारत से पत्र और कांग्रेस के संबंध में पत्र पत्रिकाओं की कतरनें न आती रही हों तथा उनके पत्र भारतीय मित्रों के पास न पहुंचते रहे हों। किसी ने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि दादा भाई हाउस ऑफ कॉमन्स में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर देंगे, किंतु उस सदन में उनकी गतिविधि और सक्रियता से ऐसा प्रतीत होता था मानो वे वहां की कार्यप्रणाली आदि से बहुत पहले से ही परिचित रहे हों। भारत की दरिद्रता, मुद्रा और विनिमय, अफीम या शराब के सेवन के प्रोत्साहन से उत्पन्न होने वाले कुपरिणामों के विषय में उनके भाषण बड़े आदर और ध्यान से सुने जाते थे। अपने लंबे जीवन में दादा भाई ने देश की सेवा के लिए जो बहुत से कार्य किए उन सब का वर्णन करना स्थानाभाव के कारण यहाँ संभव नहीं है, किंतु स्वशासन के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उनके द्वारा की गई मांग की चर्चा करना आवश्यक है। उन्होंने अपने भाषण में स्वराज्य को मुख्य स्थान दिया। अपने भाषण के दौरान में उन्होंने कहा, हम कोई कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए। आरंभ से ही अपने प्रयत्नों के दौरान में मुझे इतनी असफलताएं मिली हैं जो एक व्यक्ति को निराश ही नहीं बल्कि विद्रोही भी बना देने के लिए पर्याप्त थीं। पर मैं हताश नहीं हुआ हूं और मुझे विश्वास है कि उस थोड़े से समय के भीतर ही, जब तक मैं जीवित हूं, सद्भावना, सच्चाई तथा सम्मान से परिपूर्ण स्वायत्त शासन की मांग को परिपूर्ण करने वाला संविधान भारत के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा। उनकी यह आशा उस समय पूरी हुई जब वे सार्वजनिक जीवन से अवकाश ग्रहण कर चुके थे। पूर्व और पश्चिम में कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा उनके मित्र भारत की नई पीढ़ी की आशाओं के अनुसार संवैधानिक सुधारों को मूर्त रूप देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने में व्यस्त थे, परंतु 20 अगस्त 1917 की घोषणा के 2 महीने पूर्व दादा भाई की मृत्यु हो चुकी थी। इस घोषणा के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में अधिकाधिक भारतीय सहयोग तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत क्रमशः भारत में उत्तरदायी शासन के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार भारत के इस वयोवृद्ध नेता ने जो मांग की थी, उसकी बहुत कुछ पूर्ति का आश्वासन मिल गया। धन्यवाद।